बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिस्ट्री ऑफ यूएस से शुरू करेंगे। वन पेपर के लिए, सीएसएसपीएमएस के लिए नहीं, वन पेपर के लिए जो हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, इसमें से कौन कौन से सवाल किस तरह से बन सकते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका का पूरा मैप किया, वहाँ से जो जो सवाल बन सकते थे, पॉलिटिकल मैप भी उसका हमने किया, फिजिकल मैप भी उसका हमने कर लिया है। तो शुरू करते हैं हम। तो मैं थोड़ा सा मैप बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए। जो हमारे पास दुनिया का मैप है, हमने कुछ इस तरह से बनाया था। वर्ल्ड मैप हमने कुछ इस तरह से बनाया था। तो इसमें हमारे सामने हमेशा नॉर्थ था, बैक साइड पे हमारे साउथ होता है। फिर हम वही लिखते हैं, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो आपका वेस्ट, और जिस साइड पे ई होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। फिर हमने इसमें कुछ कॉन्टिनेंट बनाई है। हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास साउथ अमेरिका, ये हमारे पास यूरोप, यूरोप के नीचे हमारे पास अफ्रीका, या हमारे पास एशिया, या हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, या हमारे पास साउथ पोल के ऊपर अंटार्कटिका। तो 7 कॉन्टिनेंट हमने बनाए थे। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में जो ओशन है, इसका नाम है जी हमारे पास अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, क्या नाम है जी हमारे पास? अटलांटिक ओशन, बहरे ओकियानूस। तो यूएसए की जो डिस्कवरी है वहां से हम शुरू करेंगे। आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। कोलंबस कहां से था? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। ये हमारे पास यूरोप है, यूरोप के अंदर एक मुल्क है, यहाँ पे हमारे पास इटली। कौन सा मुल्क है जी हमारे पास? इटली। जब मैं आपको यूरोप पढ़ाऊंगा तो उसमें हम इटली एक कंट्री पढ़ेंगे, इटली। तो इटली का बाशिंदा था कोलंबस। तो कोलंबस के बारे में हम पढ़ेंगे। कोलंबस साहब जो थे, अच्छा इस वक्त इटली के बारे में लिखे जरा। इटली का जो उस वक्त किंग था उसका नाम था जी हमारे पास फर्डिनेंड। फर्डिनेंड सेकंड। और उसकी जो क्वीन थी उसका नाम था जी इज़ाबेला। क्वीन का नाम था इज़ाबेला वन। तो इन दोनों ने स्पॉन्सर किया किसे? कोलंबस को। कोलंबस को स्पॉन्सर किसने किया? फर्डिनेंड ने और इज़ाबेला ने। कोलंबस साहब क्या थे? बेसिकली ये ट्रेवलर थे। इन्हें भेजा गया इटली के बादशाह फर्डिनेंड और इज़ाबेला क्वीन जो थी उसकी तरफ से। कहाँ? इंडिया भेजा जा रहा था उसे। इंडिया के आपको पता है मसाला जात जो थे पूरी दुनिया में मशहूर थे, यूरोप के बादशाह पसंद किया करते थे। तो कोलंबस ने यहां से अटलांटिक ओशन से होकर अफ्रीका के नीचे से, केप ऑफ गुड होप के नीचे से जाके यहाँ इंडिया पहुंचना था। इसका रास्ता ये था कोलंबस का, ताकि वो वहां से बादशाह के लिए मसाला जात और बाकी चीजें लेके आए। लेकिन इस ये जो अटलांटिक ओशन है इसमें तूफान आया होता है, और जो कोलंबस साहब है इनका जो जहाज था वो जो है ना हवा में कहीं जो है ना तूफान में जो है ना भटक जाता है, और वो पहुंच जाता है किधर? सामने पहुंच जाएगा किस जगह पे? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में हमने एक जजीरा पढ़ा था बहामास का। कौन सा जजीरा पढ़ा हमने? बहामास का आइलैंड पढ़ा था हमने। ये हमने उसमें पढ़ा था, बरमुदा ट्रायंगल के करीब ये था बहामास का जजीरा। तो कोलंबस साहब बहामास पहुंचते हैं। कौन सी डेट को? डेट को याद रखी जाएगी आपसे, 12 अक्टूबर 1492, 12 अक्टूबर 1492 को। तो 12 अक्टूबर आज भी कोलंबस डे मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कोलंबस डे कब मनाया जाएगा तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 12 अक्टूबर को कोलंबस जो है ना एक्सीडेंटली, बाय चांस रास्ता भटक के कहां पहुंचता है? अमेरिका पहुंच जाता है। नॉर्थ अमेरिका के जो आइलैंड था बहामास, उधर जाके लैंड करेगा। सवाल पूछा किधर लैंड करता है? बहामास पे लैंड करेगा। अब कौन सा ओशन क्रॉस करके गया? अगर आपसे पूछा जाए तो अटलांटिक ओशन क्रॉस करके गया। कहां से ताल्लुक था कोलंबस का? इटली से ताल्लुक था। कहां से ताल्लुक था इसका? ताल्लुक इटली से था। इटली के साथ स्पेन भी है, इटली और स्पेन वहीं से था इसका ताल्लुक। तो कोलंबस साहब पहुंच गए, एक्सीडेंटली पहुंचे ये। अब ये जब जहां जाके पहुंचे, पहले से इन्होंने समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं, मैं इंडिया पहुंच गया हूं। लेकिन उसे बाद में पता चला, इसीलिए इसलिए वहां के जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे वो थोड़े से सुर्ख रंग था उनका। इंडियन थोड़े से मटियाले रंग के हैं, काले रंग के हैं। लेकिन जो
नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं वो थोड़े से रेडिश कलर था इनका। तो उसने कहा कि ये जो है ना जी क्या है जी, रेड इंडियंस। उन्होंने जो यहाँ के जो बाशिंदे थे उन्हें नाम दिया रेड इंडियंस का। कौन सा नाम दिया जी? रेड इंडियंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओरिजिनल जो बाशिंदे हैं नॉर्थ अमेरिका के या यूएसए के, उन्हें क्या कहते हैं हम? तो रेड इंडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? रेड इंडियंस कहते हैं। इसीलिए आप अगर देखें ओलंपिक्स में जो रेड वाली जो रिंग है वो इस अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए मुख्तस की गई है। तो रेड इंडियंस असल में ओरिजिनल बाशिंदे थे कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका के, जिन्हें मार दिया गया बहुत कम। अभी तक अगर कोई है तो वो छुपे हुए हैं। और कोलंबस ने कहा जी मैंने क्या कर दिया जी, नई दुनिया दरियाफ्त कर दिया। क्या जी? न्यू वर्ल्ड। उसने इस कॉन्टिनेंट को क्या नाम दिया? न्यू वर्ल्ड का। क्या नाम दिया? न्यू वर्ल्ड का। न्यू वर्ल्ड का। अच्छा देखें, न्यू वर्ल्ड का इसने नाम दिया और ना साथ में एक नाम लेके वेस्ट इंडियंस। वेस्ट इंडियंस कहा उन्होंने, वेस्ट इंडियंस। वेस्ट इंडियन देखें, ये यूरोप है सेंटर में। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्ट इंडिया, हिंदुस्तान में आए तो ईस्ट इंडिया कंट्री आई बनी थी। यूरोप वाले अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडियंस। तो उन्होंने इसे क्या कहा जी? वेस्ट इंडियंस कहा। वेस्ट इंडियंस से अभी आजकल यहाँ पे जजीरे मैंने आपको पढ़ा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के जजायर यहीं पे हैं। तो वेस्ट इंडियंस से अब क्या बचा के वेस्ट इंडीज बचा। यहाँ पे कुछ जजायर हमने पढ़े थे कैरिबियन सी में या फिर अटलांटिक ओशन में, वेस्ट इंडीज के जजायर। तो आप याद रखिएगा कि वेस्ट इंडियंस भी कहा गया इन्हें, रेड इंडियंस भी कहा गया, और इस कॉन्टिनेंट को शुरू में क्या कहा गया? न्यू वर्ल्ड का कहा गया। नई दुनिया दरियाफ्त कर रही है। तो इस तरह से कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया। कोलंबस को हमें तो हीरो बना के दिखाया जाता है, असल में कोलंबस क्या करता है? कोलंबस के पास पूरा एक जहाज था, उसमें उसके साथ फौजी थे, सिपाही थे। जब जहाज चला करते थे तो उनके साथ आर्मी हुआ करती थी, ताकि रास्ते में जहाज को कोई लूट ना ले। पूरा एक जो है ना लैस होके हथियारों से जाया करते थे। तो कोलंबस साहब जब यहाँ गए, और ये रेड इंडियंस तो बेचारे मासूम लोग थे, उन्हें लड़ना भी नहीं आता था, इवन उन्हें अपना बचाव करना भी नहीं आता था। तो इन्होंने, कोलंबस और इसकी टीम ने वहां लोगों को मारा। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाते हुए समंदर में कूद गए, मर गए इस तरह से। तो इन्होंने क्या किया, वहां जाके वो जो बहामास का जजीरा था वहां से वो जो मखलूक थी, वो जो नए लोग रह रहे थे रेड इंडियन, उन्हें मारना शुरू कर दिया, कत्ल करके उस जगह को साफ करना शुरू कर दिया अपने लिए, अपनी रिहाइश के लिए। खैर ये कुछ दिन तक वहां रहा, 2-3 महीने तकरीबन। और वहां से इसने कुछ लोगों को कैदी बनाया। देखिए कैदी भी बनाया इन्होंने, वहां के जो लोग थे रेड इंडियन उन्हें कैदी बनाया, अपने गुलाम बनाए इन्होंने। जो है ना जी जहाज भर के गुलामों को लेके आया वापस, किसकी खुशनुदी के लिए? फर्डिनेंड और अजबेला के लिए। और पोटैटो जो है, पोटैटो जो आपको बल्कि जो आपका पोटैटो, हाँ आलू, आलू की जो काश्त है सबसे पहले यह नॉर्थ अमेरिका में की जाती थी। ये रेड इंडियंस खाते थे। ये जो कोलंबस साहब थे पहली दफा यहाँ से लेके गए यूरोप में। यूरोप में जाके आलू की काश्त की गई, वहां से फिर ये पूरे दुनिया में फैल गया। अब कोलंबस साहब नॉर्थ अमेरिका से 2 चीजें लेके गए। नंबर 1, यहाँ से गुलाम कैदी बना के लेके गए, जाके बादशाह सलामत को पेश किए, जी आपके लिए गुलाम लेके आया हूं। और साथ में एक नई चीज आलू लेके गए। तो इस तरह से कोलंबस साहब चले गए। कोलंबस के जाने के बाद अगला जो बंदा आएगा वो भी इटली से ही आएगा। उसका नाम था जी अमेरिको वेस्पूसी। अमेरिको वेस्पूसी तक लिखता हूं, अमेरिको वेस्पूसी। ये था जी उस बंदे का नाम। जो दूसरा बंदा गया कहां से? इटली से नॉर्थ अमेरिका। ये कब गया? 10 साल के बाद, 1502 के अंदर, 1502 के अंदर। तो ये जो मेन लैंड थी अमेरिका की उस पर पहुंचा था। जो हमारे पास कोलंबस था, ये बहामास, हेटी, क्यूबा, नीचे जो आइलैंड हमने पढ़े थे सारे कैरिबियन कंट्रीज, उनमें फिरता रहा। जो अमेरिका आज का अमेरिका है, जो उसकी मेन लैंड है, वहां तक नहीं पहुंचा था। जबकि अमेरिको साहब जो थे ये मेन लैंड तक पहुंचे थे। इन्हीं के नाम पे इस कॉन्टिनेंट को बाद में फिर अमेरिका कहा गया। क्या कहा गया? अमेरिका कहा गया। इसे अमेरिको वेस्पूसी के नाम से जो है ना फिर इन्हीं कॉन्टिनेंट के नाम दिए गए। क्या? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बाद में नाम बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना जी आपका इनका इंट्रोडक्शन था। अब देखिए अब रास्ता खुल गया। अब यूरोप वालों के लिए रास्ता खुल गया। इटली वाले गए, साथ स्पेन था, स्पेन के लोग गए, साथ में फ्रांस था, फ्रांस के लोग जाना शुरू हो गए। और बर्तानिया भी यूरोप में है, तो बर्तानिया वाले लोग भी इधर पहुंच जाते हैं। और ये जाके वहां क्या करते हैं? वहां के जो ओरिजिनल बाशिंदे होते हैं उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। और जो है ना वहां लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर देते हैं। और इसके ऊपर नई दुनिया के ऊपर, न्यू वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब कब्जे की जंग शुरू हो जाएगी। अब नॉर्थ अमेरिका पे या इसी अमेरिका के ऊपर कब्जे की जंग शुरू हो जाएगी। इसे मैं रेज करता हूँ, उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ। ये मैं रेज करता हूँ।
अब कब्जा करने वालों में सबसे आगे आगे बर्तानिया था, फिर फ्रांस था, फिर बाकी मुल्क भी साथ, स्पेन भी था। तो बर्तानिया ने क्या किया जी, सबसे पहले 1607 के अंदर, 1607 के अंदर अमेरिका की एक रियासत वर्जीनिया, लिखे जरा, वर्जीनिया, वर्जीनिया को अपना कॉलोनी बनाया जी, लिखे जरा। पहली अमेरिका की रियासत जो कॉलोनी बनी बर्तानिया की, यूके की, लिखे जरा, यूके पहुंच गया ना, यूके पहुंच गया, फ्रांस भी कब्जा कर रहा था। तो यूके ने सबसे पहले वर्जीनिया जो रियासत थी अमेरिका की, उसे अपना गुलाम बनाया, अपना कॉलोनी बनाया, और इस तरह ये कब्जा करते गए 1732 में, 1732 के अंदर यूके ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को, कितनी, 13 स्टेट्स को, 13 रियासतों को अपना कॉलोनी बना लिया। याद रखिएगा जी, 1732 तक, 1607 के अंदर पहली रियासत को कॉलोनी बनाया, अपना गुलाम बनाया, और 1732 तक 13 रियासतों को, जो बर्तानिया था, जो यूके था, अपना गुलाम बना चुका था। अब फ्रांस भी कोशिश कर रहा है कि मैं भी जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना माले गनीमत लूटूं, ज्यादा से ज्यादा इलाके के ऊपर कब्जा करूं। तो अब यहाँ पे दोनों मुल्क जो है ना आपस में लड़ पड़ेंगे, दोनों मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे। यहाँ हमारे पास कौन कौन से मुल्क, यूके और फ्रांस, लिखे जरा, यूके और फ्रांस लड़ पड़ेंगे आपस में। हाँ जी, कौन सी जंग होगी, जंग का क्या नाम हो, जंग का नाम होगा 7 ईयर्स वार, 7 ईयर्स वार, हेडिंग दे रहे, 7 ईयर वार हुई किसमें, यूके और फ्रांस के दरमियान में, 7 साल जंग। कब हुई ये 1756 के अंदर शुरू होगी और 1763 तक ये चलेगी। 1756 में जंग शुरू होगी, 63 तक चलेगी, 7 साल जंग। तो किस किस के दरमियान में ये सवाल पूछा जाएगा, 7 ईयर वार के नाम से ये मशहूर हुई तारीख में। किस किस, यूके और फ्रांस क्यों हुई, रीजन क्या थी। ये जो नहीं 13 कॉलोनी के ऊपर कब्जा करना चाहता था फ्रांस और बर्तानिया ने, पहले क्या हुआ था, तो असल में इन अमेरिका को गुलाम बनाने की जंग थी, अमेरिका को गुलाम बनाने की जंग थी। फ्रांस कहता तो मैं गुलाम बनाऊंगा, यूके वाले ने पहले गुलाम बनाया हुआ था। असल में ये अपने घर में यहाँ नहीं लड़े, यूरोप में नहीं लड़े, ये कहां लड़ रहे हैं, यहाँ अमेरिका के अंदर लड़ रहे हैं फ्रांस और यूके। 7 साल तक ये जंग चली। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, फ्रांस ये जंग हार जाएगा, यूके ये जंग जीत जाएगा, यूके ये जंग जीत जाएगा और फ्रांस ये जंग हार जाएगा। फ्रांस ये जंग हार गया था, यूके जंग जीत गया था, फ्रांस को निकाल दिया जाएगा। तो अब 13 रियासतों पे किसका कब्जा हो गया, अब इन 13 रियासतों पे यूके का, बर्तानिया का कब्जा हो गया, बर्तानिया के अंदर चले गए। कब, 1763 के अंदर ये जंग खत्म हो गई। अब जंग के अंदर नुकसान भी तो होता है, जंग में नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, जान के नुकसान के साथ साथ। अब बर्तानिया का बहुत सारा नुकसान हो गया जंग में, और अब बर्तानिया वाले क्या करेंगे, एक स्टैंप एक्ट लेके आएंगे ताकि लोगों से पैसा को वसूल किया जाए। वो पैसा लोगों से वसूल किया जाए, तो मैं रेज करता हूं। आगे हम देखते हैं स्टैंप एक्ट को। स्टैंप एक्ट लेके आएंगे यूके वाले अमेरिका के अंदर, ताकि वो जो टैक्स है वो अमेरिकियों से ही वसूल किया जाए। लिखिए जरा, स्टैंप एक्ट कब आया, ये 19 कह रहा हूं, 1765 में, 1765 के अंदर स्टैंप एक्ट आया। कब, ये क्या था बेसिकली स्टैंप एक्ट, स्टैंप एक्ट था कि जो जंग में नुकसान हुआ यूके का, तो एक खास किस्म का इन्होंने स्टैंप जारी किया, इस तरह देख लें आप, और कहा कि जो इसके अमेरिका के जो लोग हैं वो इस स्टैंप को खरीदेंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम अपनी भरपाई करेंगे। तो स्टैंप एक्ट का पूछा जा सकता है कब आया, 1765 में आया। इसी साल के अंदर एक जो है ना तंजीम भी बनाएंगे, अमेरिका के जो लोग होंगे ना 13 रियासतों के, वो मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है ना वो बनाएंगे, क्या कहते हैं उसे, एक तंजीम बनाएंगे खुफिया किस्म की, उसका नाम है, लिखे जरा, सन्स ऑफ लिबर्टी, द सन्स ऑफ लिबर्टी। ये भी 1765 में बनेगी, ये भी 1765 में बनेगी। पूछा जाएगा आपसे, ये सन ऑफ लिबर्टी इंपॉर्टेंट है जी, ये आगे चल के आजादी की तहरीक में बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये तो सन्स ऑफ लिबर्टी जो थी, ये खुफिया तंजीम थी अमरीकियों की, जो 13 रियासतें थी उन्होंने बनाई थी, और ये गुरिल्ला फाइटर थे, आगे चल के गुरिल्ला फाइटर बन जाएंगे ये बर्तानिया के खिलाफ। उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट होगा हमारे पास वो होगा जी बूस्टन टी पार्टी। बूस्टन टी पार्टी लिखे जरा, बूस्टन टी पार्टी, इसके बारे में पूछता है जी पेपर में। ये होता है 16 दिसंबर 1773 का इवेंट है। कब का इवेंट है जी ये, 16 दिसंबर 1773 का इवेंट है। डेट पूछता है वो बूस्टन टी पार्टी का।
बूस्टन बेसिकली ये पोर्ट है समुद्री साइड पे, अटलांटिक कास्ट के ऊपर, अटलांटिक कास्ट के ऊपर बूस्टन। बूस्टन क्या एक पोर्ट है, इनकी रियासत है अमेरिका की मैसेच्यूसेट। मैसेच्यूसेट जो रियासत है उसकी एक पोर्ट है बूस्टन। अभी थी क्या, बेसिकली कोई चाय की पार्टी नहीं हो रही थी जिसमें लोग बैठ के चाय पी रहे हो, ऐसा नहीं था। अब मामला कुछ इस तरह से थे, बरतानिया का कंट्रोल है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में या यूएसए के ऊपर। अब बरतानिया ने कानून बनाया हुआ है कि जो अमेरिका के जो लोग हैं वो चाय बेच नहीं सकते, चाय हम बेचेंगे, बरतानिया वाले चाय बेचेंगे, अमेरिका वाले सिर्फ खरीद सकते हैं। अब बरतानिया वाले चाय वो कहां से लेके जाते, एशिया से लूट के जाते थे, श्रीलंका से, और ये ऊपर वाले जो इलाके थे म्यांमार, और ये जो हिंदुस्तान का जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां चाय होती है, तो वहां से ये चाय लेके जाते लूट के ईस्ट इंडिया कंपनी, और जाके यहाँ बेचते थे वो अमेरिका में, और बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। असल मकसद क्या था उनका, पैसा कमाना था। और अमेरिकियों में पाबंदी लगी हुई थी, वो चाय का कारोबार नहीं कर सकते। तो इसके खिलाफ ये जो होते हैं सन ऑफ लिबर्टी, ये क्या करती है, अटैक प्लान करती है कि जिस दिन चाय के कंटेनर यहाँ बूस्टन की पोर्ट में उतरने होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक जो है ना जोरदार हमला करते हैं सन ऑफ लिबर्टी वाले, 13 रियासतों वाले, और सारी की सारी चाय को डबो देते हैं किसमें, समंदर में। जो बरतानिया की चाय आती है अरबा खरबा रुपए की, या जो उन्होंने बेचनी होती है नॉर्थ अमेरिका में लाके, वो यहाँ बूस्टन की पोर्ट पे आके जैसे ही रुकते हैं, उनके जहाज लंगर अंदाज होते हैं, तो ये अटैक करके क्या करते हैं, सारी चाय को समंदर में डबो देते हैं। इस इवेंट को क्या कहा गया, बूस्टन टी पार्टी कहा गया। क्या कहा गया जी, बूस्टन टी पार्टी। कब हुआ इवेंट, 16 दिसंबर 1773 को हुआ। तो ये पहला अटैक था सन ऑफ लिबर्टी का। इससे पहले ये सिर्फ प्लानिंग करते थे, छोटे मोटे हमले क्या करते थे। अब इन्होंने बड़ा हमला किया बरतानिया वालों के खिलाफ, क्योंकि बरतानिया को निकालना था। तो इस तरह से जो है ना जी क्या किया इन्होंने, पहला अटैक किया। इस इवेंट को क्या कहा गया, बूस्टन टी पार्टी कहा गया। इसके बाद फिर जो है ना आजादी की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं यूएसए वाले, वो जरा हम देखते हैं। इसे मैं रेज करता हूं, वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे जरा। यूएसए की जो आजादी की जो जंग थी ये शुरू हो जाएगी। ये कब शुरू होगी जी, ये शुरू होगी 1775 में शुरू होगी, और 1783 तक ये चलेगी, 83 तक चलेगी। लिखे जरा, 1775 से ये शुरू होगी और 1773 तक चलेगी। पूछा जा सकता है आपसे कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुई कब खत्म हुई। 1775 में शुरू हुई, 1783 तक चले। किसने लीड किया, लीड कौन कर रहा था, लीड कर रहा था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन साहब क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। आगे चल के पहला प्रेसिडेंट भी बनेगा अमेरिका का। जॉर्ज वॉशिंगटन साहब लीड कर रहे थे, जॉर्ज वॉशिंगटन साहब लीड कर। इसके साथ मेडिसन था, थॉमस जेफरसन था, और भी लोग थे बहुत सारे। तो वो पूछता है जी कमांडर इन चीफ कौन था, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान कमांडर इन चीफ कौन था। तो जॉर्ज वॉशिंगटन था। वो सन ऑफ लिबर्टी भी अपना काम दिखा रही होती है। अब इन अमरीकियों को सपोर्ट कौन करेगा, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से उन्होंने सपोर्ट लेनी है, तो फ्रांस सपोर्ट करेगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फ्रांस को बरतानिया ने यहां से मार के निकाला था, तो फ्रांस अब इन अमरीकियों को सपोर्ट करेगा, किसके खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ। इन्हें असला भी देगा, सन ऑफ लिबर्टी को भी और अमरीकियों को भी असला भी देगा, ट्रेनिंग भी देगा, इनका साथ भी देगा। तो इस तरह से जो है ना बेसिकली आप कहेंगे प्रॉक्सी वार लड़ रहा था फ्रांस। तो इस तरह से जो है ना जी जो अमेरिका के जो लोग हैं वो 4 जुलाई लिखे जरा, 4 जुलाई 1776 को ये ऐलान कर देते हैं अपनी इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे जरा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और कब दी इन्होंने, 4 जुलाई 1776 को। अब लिखा किसने, ये जो मुसवदा था आजादी का, ये किसने लिखा, थॉमस जेफरसन ने। लिखे जरा, थॉमस जेफरसन ने, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन भी आगे चल के प्रेसिडेंट बनता है, तीसरा प्रेसिडेंट बनेगा, ये अमेरिका का तीसरा प्रेसिडेंट बनेगा। तो थॉमस जेफरसन ने क्या जी, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो दिया, जो लिखा, वो किसने लिखा, थॉमस जेफरसन ने। कौन सी डेट को लिखा, 4 जुलाई 1776 को। अभी जंग चल रही है, जंग 75 में शुरू हुई, 83 तक की जंग चलेगी। लेकिन वो कहते हैं हमने ऐलान कर दिया था, हमने ऐलान कर दिया था। तो आज भी अमेरिका वाले 4 जुलाई को डे ऑफ इंडिपेंडेंस बनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे अमेरिका वाले कब बनाते हैं, 4 जुलाई 1776 को ही मनाते हैं। वो कहते हैं उस दिन हम आजाद हो गए थे। फिर तो हमने
आजादी की जंग लड़ी, ऐलान तो हमने कर दिया था। इस तरह बांग्लादेश वाले 26 मार्च को मनाते हैं अपना डे ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर वो कहते हैं हम तो लड़ते रहे, 16 दिसंबर को जाके फिर वो जंग खत्म हुई। तो इसी तरह ये भी जो है ना 4 जुलाई 1776 को क्या करते हैं जी, अपना जो है डे ऑफ इंडिपेंडेंस मनाते हैं। उसके बाद अगले साल ये अपना फ्लैग बनाएंगे, ये मैं रेज कर दो, फ्लैग बनाएंगे। फिर उसके बाद लिखिए जी फ्लैग, इन्होंने अगले साल फ्लैग बनाया। यूएसए का जो फ्लैग बना कब बना, 1777 में, 777 में, 1777 1777 को इन्होंने क्या बनाया, अपना फ्लैग बनाया। अच्छा, शुरू में जो फ्लैग बना उसके अंदर जो नहीं 13 रियासतें थी ना। देखें जो स्ट्रगल कर रही है, आजादी की जो जंग लड़ रही है, कितनी रियासतें हैं, ये 13 रियासतें हैं, वही 13 रियासतें। कौन सी रियासतें, वही 13 रियासतें। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया जी, 13 स्टार्स बनाए शुरू में। अब इन्होंने क्या किया, 13 स्टार बनाए अपने झंडे के अंदर, उन्हीं 13 रियासतों को रिप्रेजेंट करने के लिए शुरू में। लेकिन आजकल पूछा जा सकता है आपसे, आजकल कितने स्टार है जी, 50 स्टार है। क्यों, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की टोटल रियासतें कितनी है, 50 है। अमेरिका की टोटल रियासतें कितनी है जिस वक्त, 50 है हमारे पास अमेरिका की रियासतें। उनमें से जो है ना जी देखें, यहाँ इस तरह बना हुआ है, इनका जो फ्लैग है इस तरह से है। इस तरह जो कोने के अंदर है यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ स्टार, कितने स्टार बनाए, 50 स्टार बनाए। स्टार की तादाद कितनी है जी, 50 है। क्यों, अब सवाल ये पूछा गया था जो यूएसए फ्लैग के अंदर जो स्टार है वो किसे रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो उनकी स्टेट्स को, टोटल स्टेट्स उनकी 50 है, तो स्टार्स भी 50 है। अब वो जो 13 रियासतें जिन्होंने स्ट्रगल की थी उनका भी, अब उन्हें भी उन्होंने याद रखा हुआ, तो उनके लिए उन्होंने इस तरह से पट्टियां बनाई हुई है। कितनी पट्टियां हैं जी, 13 पट्टियां हैं। 13 स्ट्रिप्स हैं। स्ट्रिप्स कितनी है जी, टोटल 13 स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट करती है उन 13 रियासतों को जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी थी। जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी थी वो 13 स्ट्रिप्स, आज का झंडा, ये आज का झंडा। शुरू में सिर्फ स्टार्स थे बस इसमें, फिर जब रियासतें बढ़ती गई तो फिर स्टार्स को इन्होंने कोने में कर दिया, और कितने स्टार, 50 स्टार है, और 13 स्ट्रिप्स को भी उन्होंने इधर साइड पे रखा हुआ है। तो ये यूएसए का फ्लैग था। उसके बाद जंग चलती रही, जंग खत्म हो जाएगी, एक मुआहिदा होगा, उस मुआहिदे का नाम लिखते हैं, मैं रेज करता हूँ। यूएसए और बरतानिया की जो जंग खत्म होगी वो किस पे होगी जी, लिखा जरा, पेरिस पीस एग्रीमेंट। पेरिस पीस एग्रीमेंट कब, 1783 के अंदर। जंग कब खत्म हुई, 1783 में। 83 के अंदर पेरिस, फ्रांस गारंटर था। तो फ्रांस, वैसे अमरीकियों के पीछे भी फ्रांस था, तो फ्रांस ने मुआहिदा करवाया यूके और बरतानिया के दरमियान, यूके और यूएसए के दरमियान में, अमरीकियों के दरमियान में और बरतानिया के दरमियान में। इस मुआहिदे के मुताबिक यूके वाले आजाद कर देते हैं अमेरिका को, निकल जाते हैं यहां से, इस तरह से आजादी हासिल कर लेते हैं अमेरिका वाले। अमेरिका वाले कौन से मुआहिदे के तहत आजादी हासिल करते हैं, पेरिस पीस एग्रीमेंट। कहां हुआ, ये पेरिस में हुआ। इस मुआहिदे के मुताबिक बरतानिया वाले अमेरिका से निकल जाते हैं, अमेरिका से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो है ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, इसे मैं रेज करता हूँ, आगे चलते हैं। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्लियर हो गई अमेरिका की, किस तरह से ये लड़े और किस तरह से इन्होंने आजादी हासिल की बरतानिया से। बस हम देखिए, हम कर रहे हैं वन पेपर के हवाले से, हम कोई CSS PMS को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वन पेपर में ये सारे सवाल पूछे गए जो मैं इधर लिख रहा हूं, ये सारे सवाल पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। इसे मैं रेज करता हूं, आगे चलते हैं। चलें, उसके बाद हम देखते हैं जरा, उसके बाद ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिखें जी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो ये लिखा गया जी 1787 में, 1787 को यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कहां लिखा गया और किसने लिखा, साल भी याद रखना है आपने। और ये लिखा गया फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया के अंदर जो है ना जी, फिलाडेल्फिया जो है पेंसिल्वानिया के अंदर एरिया है, पेंसिल्वानिया में फिलाडेल्फिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। आज किसने लिखा, जेम्स मेडिसन ने। मेडिसन भी जाके आगे प्रेसिडेंट बनेगा, यूएसए का चौथा प्रेसिडेंट बनेगा मेडिसन। तो जेम्स मेडिसन ने लिखा फिलाडेल्फिया के अंदर, और 1787 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कब लिखा गया, 1787 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। इसकी रेक्टिफिकेशन सबसे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन ने की। सवाल ये पूछा जाएगा इसकी रेक्टिफिकेशन कब हुई जी, लिखें जरा। रेक्टिफिकेशन मतलब उसकी तायीद करना, उसे सपोर्ट करना। तो उससे
1788 के अंदर इसकी रेक्टिफिकेशन हुई। सबसे पहले किसने रेक्टिफाई किया इसे? इसे जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। किसने किया? जॉर्ज वाशिंगटन ने इसे सबसे पहले रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई किसने किया? जिसे सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन ने किया 1788 के अंदर। और इसे इन्फोर्स कब किया गया? सवाल इन्फोर्स का ही पूछा गया। इन्फोर्स किया गया 1789 में से इन्फोर्स कर दिया गया 1789 में। इसके मुताबिक फिर यूएसए का पहला प्रेसिडेंट बनेगा। अब यूएसए आजाद हुआ 1783 के अंदर, जंग खत्म हो गई थी। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि उसी वक्त प्रेसिडेंट बन गया था। उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं बना। प्रेसिडेंट जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके बाद शुरू होगा। इसे मैं रेज करता हूं, लिखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। फर्स्ट, पहले 4 प्रेसिडेंट हमने करने हैं जी लाजमी। पहले 4, नंबर 1 लिखें। फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन साहब थे जी, जॉर्ज वाशिंगटन साहब। ये कब आए जी? ये 1789 में ये बनेंगे और 1797 तक ये रहेंगे। 1799 में ये और 1797 तक रहेंगे। 2 टर्म पूरी करके जाएंगे। अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे सारे इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट में जो टेन्योर है वो उनकी जो टर्म है, प्रेसिडेंट की जो टर्म है कितने साल है? 4 ईयर है जी, 4 साल के लिए। एक प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट होता है और मैक्सिमम 2 टर्म के लिए बन सकता है, मतलब 4 साल फिर 4 साल। तो जॉर्ज वाशिंगटन साहब भी 2 दफा प्रेसिडेंट बने। पहले 4 साल के लिए इलेक्ट हुए, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ा, फिर 4 साल के लिए इलेक्ट हुए। तो इस तरह ये टोटल 8 साल हुकूमत करके जाते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन साहब 8 साल जो है ना, क्या कहते हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं। ये पहला प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। तो ये पूछा गया कौन से साल में बना, एक दफा पेपर में पूछा गया। 1789 में बना और ये 97 तक रहेगा। ऐसे मैं रेस करता हूँ। उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट का वो पूछता है, जॉन एडम थे। लिखे जरा, जॉन एडम। सेकंड प्रेसिडेंट थे जॉन एडम। जॉन एडम ये आएगा जी 1797 में और ये 1801 तक रहेगा। 1801 तक रहेगा जॉन एडम। अच्छा, जॉन एडम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला वाइस प्रेसिडेंट था। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी था। किसके साथ? जॉर्ज वाशिंगटन के साथ। देखिए वहां पे प्रेसिडेंट होता है, साथ में एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। तो जॉर्ज वाशिंगटन पहला प्रेसिडेंट बना और जॉन एडम उसका वाइस प्रेसिडेंट था इस टेन्योर के अंदर भी। जब वो जॉर्ज वाशिंगटन चला गया, फिर जॉन एडम क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया। तो ये अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था, तो वो भी जॉन एडम था। जॉन एडम प्रेसिडेंट कौन से नंबर का था? दूसरे नंबर का प्रेसिडेंट था। कब से कब तक? 1797 से लेकर 1801 तक। तीसरे नंबर पर जो प्रेसिडेंट आया अमेरिका का, वो था जी हमारे पास थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन साहब आए जी। ये आएंगे जी 1801 में। ये भी 2 टर्म पूरी करके जाएंगे, 8 साल रहेंगे। तो ये 1809 तक रहेगा। 1809 तक रहेगा। ये वही थॉमस जेफरसन है जिसने यूएसए का डिक्लेरेशन दिया था। किसका? इंडिपेंडेंस का। थॉमस जेफरसन साहब भी 2 टर्म पूरी करके गए। उसके बाद जी चौथे नंबर पे जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन ये चौथे प्रेसिडेंट थे। ये 1809 में आएंगे और 1817 तक ये रहेंगे। 1817 तक ये रहेंगे। ये वो है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। जेम्स मेडिसन ने ही यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। तो इस तरह से जो है ना ये बन जाएंगे। जेम्स मेडिसन साहब चौथे प्रेसिडेंट। तो पहले 4 प्रेसिडेंट आपने याद रखने, पूछा गया पेपर में कि 4th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जेम्स मेडिसन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन दी थी, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। जॉन एडम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला वाइस प्रेसिडेंट था। जॉर्ज वाशिंगटन तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के अंदर एक ये क्या था? सिपा सलार था और पहला प्रेसिडेंट बना ये। इस तरह से जो है ना इन्होंने जो आज़ादी हासिल की। अब अमेरिका क्या करेगा जी? अब स्टेबल हो गया। अब ये अपने आप को अजीम बनाने की तरफ चल पड़ेंगे। अपने जो है ना जी रियासतें पे कब्जा करना शुरू करेंगे, कुछ को खरीदना शुरू करेंगे, कुछ पे कब्जा करना शुरू करेंगे। इस तरह से अमेरिका फैलता जाएगा और फिर हम आगे चल के देखेंगे एक दिन वो सुपर पावर बन जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं यही रोकता हूँ। इससे आगे का जो है लेक्चर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।